हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनने में चौथा स्टेप है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला स्टेप होता है ऑफ़र, फिर एक्सेप्टेंस होता है। जैसे ही ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। उस प्रॉमिस में फिर कंसिडरेशन जुड़ता है कुछ। कंसिडरेशन जैसे ही जुड़ता है वो एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज हम फोर्थ स्टेप पर हैं, डेट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कंसिडरेशन हमें दिया हुआ है सेक्शन 2D, सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2A में ऑफर था, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया। सेक्शन 2D में आज हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है। उस लीगल मैक्सिम का क्या नाम है? क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। बेसिकली जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस में जो भी लेन देन होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होता है, उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी बाइक बेची और बदले में आपसे कुछ रुपए लिए, तो बाइक बेचना तो मैंने आपको बाइक दी, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? बाइक। और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? जो रुपए मिल रहे हैं। कुछ काम करने के बदले मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करी जाती, कंसिडरेशन होता है उसका कुछ। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में आपसे कुछ लूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ फ्री में दे दूँ। मैं आपको जब अपनी बाइक बेच रहा हूँ तो क्या मैं फ्री में बेच रहा हूँ? नहीं बेच रहा। आपसे कुछ रुपए लूँगा। आप जब मुझे रुपए देंगे तो क्या फ्री में दे देंगे रुपए? ऐसे ही रुपए दे देंगे मुझे? नहीं। आप मुझसे बदले में कुछ लेंगे, कुछ भी ले लें। ज़रूरी एक और बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन का मतलब हमेशा रुपए ही हो। मैं आपको बाइक बेच रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं आपसे रुपए लूँ। मैं कुछ और भी कह सकता हूँ। मैं कह दूँगा कि मैं आपको अपनी बाइक दे रहा हूँ, आप बदले में मेरे लिए ये काम कर दीजिए। या फिर मैं आपको अपनी बाइक दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे कोई और दूसरी चीज़ दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रुपए का ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे रुपए का लेन देन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कंसिडरेशन कहलाएगा। तो कंसिडरेशन में हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि कंसिडरेशन का मतलब हमेशा रुपए हों। कोई भी चीज़ जो कि लॉ की नज़र में आए, जिसकी कुछ वैल्यू हो लॉ की नज़र में, उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। एक बार कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, जो कि सेक्शन 2D में दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसमें दे रखा है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। इसका मतलब कि जब प्रोमिसर की डिज़ायर पर, डिज़ायर मतलब इच्छा, जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या फिर कोई दूसरा पर्सन कुछ काम कर चुका होता है या फिर कुछ काम करने के लिए मना कर चुका होता है, कुछ काम करता है या फिर कुछ काम करने के लिए मना करता है, कुछ काम करने का प्रॉमिस करता है या फिर कुछ काम को ना करने का प्रॉमिस करता है, तो उसका वो एक्ट और एब्सटेनेंस, उसका वो एक्ट या फिर एब्सटेनेंस कंसिडरेशन कहलाता है। अभी जब इसके एसेंशियल्स, अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। अब जब एसेंशियल्स पढ़ेंगे तो डेफिनेशन आपको और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। पहला एसेंशियल, कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंसिडरेशन होता है वो हमेशा प्रॉमिसर की डिज़ायर पे दिया जाता है। प्रॉमिसर यानी कि जो प्रॉमिस करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में, आप खरीदेंगे? आपने कह दिया ठीक है, मैं 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो जो आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो मेरी तो डिज़ायर पे दे रहे हैं, मेरे पड़ोसी की डिज़ायर पे तो नहीं दे रहे। मेरे पड़ोसी ने अगर आपसे कुछ और कह दिया तो क्या वो माना जाएगा? क्या वो मेरी इच्छा पर होगा? क्या वो मेरी डिज़ायर पर होगा? नहीं, क्योंकि वो तो मेरी पड़ोसी की डिज़ायर पर हो रहा है। तो मेरी डिज़ायर पे होना चाहिए। तो जो भी कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ प्रॉमिसर की डिज़ायर पर होगा, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है सिर्फ उसकी डिज़ायर पे ही होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं आपको अपनी कार बेचूंगा तो अपनी डिज़ायर से तो बेचूंगा, अपनी मर्ज़ी से तो बेचूंगा, पड़ोसी की मर्ज़ी तो बेचूंगा नहीं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की मर्ज़ी से तो बेचूंगा नहीं। तो मेरी ही डिज़ायर से सारे काम होने चाहिए, मेरी ही डिज़ायर से कंसिडरेशन आनी चाहिए। इसका सेकंड एसेंशियल है
कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि कंसिडरेशन को प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हो सिर्फ वही दें, कोई और कंसिडरेशन भी दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको अपनी कार बेची, मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख रुपए मुझे आप ही दें, आपका कोई जानने वाला भी दे सकता है। सपोज़ करिए मैंने आपको कार बेची, मैंने कही कि आप 10 लाख रुपए में मेरी कार ख़रीद लीजिए, आपने कहा ठीक है, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए होते नहीं हैं, तो आप अपने किसी दोस्त से कह देते हैं कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो। आप सपोज़ करिए मैंने आपसे कहा आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो आपने अपने दोस्त से कह दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तुम इसे 10 लाख रुपए दे दो। तो मैं मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन मैं आपसे भी ले सकता हूँ और किसी थर्ड पार्टी से भी ले सकता हूँ। तो कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन मुझे किसी से भी मिल सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कंसिडरेशन मुझे आपसे ही मिले, किसी थर्ड पार्टी से भी मुझे कंसिडरेशन मिल सकती है। थर्ड एसेंशियल, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? इसका रेफरेंस हमें सेक्शन 2D में मिलता है। यहाँ पर लिख रहा है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ काम कर दिया या फिर करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे हैज़ आ रहा है, तो हैज़ का यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस हो गया। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यानी कि कुछ काम करता है या फिर कुछ काम करने से मना करता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस आ गया। और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ये वाला काम करूँगा या फिर मना करता है कि ये वाला काम मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ पे फ्यूचर का सेंस आ गया। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? पास्ट कंसिडरेशन होता है कि जिसमें कंसिडरेशन मुझे पहले ही मिल गया लेकिन प्रॉमिस मैंने बाद में किया। बेसिकली होता कैसा है, हर बार कैसा होता है कि पहले आप प्रॉमिस करते हैं फिर बाद में कंसिडरेशन डिसाइड होता है, लेकिन इस पास्ट वाले केस में क्या होता है कि पहले मुझे कंसिडरेशन मिल गया, बाद में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दूंगा उसके बदले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक डॉग खो गया था, मैंने आपसे कहा कि आप मेरा डॉग ढूंढ लाइए। आप मेरा डॉग ढूंढ के ले आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि क्योंकि आप मेरा डॉग ढूंढ के लाए हैं इसलिए मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो ये एक पास्ट कंसिडरेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंसिडरेशन तो पहले ही मिल गया ना। मेरा कंसिडरेशन क्या था यहाँ पर? मेरे लिए कंसिडरेशन था कि मेरा जो खोया हुआ डॉग है वो मुझे वापस मिल जाए। मैंने प्रॉमिस आपको बाद में किया 1000 रुपये देने का, तो यहाँ पे कंसिडरेशन पहले ही मुझे मिल गया। मेरी डिज़ायर पर पहले ही काम हो गया। मेरी डिज़ायर थी कि आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के ले आए, तो मेरी डिज़ायर थी कि आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के लाएं। तो आपका वो डॉग ढूंढने जाना, आपका मेहनत करना, आपका रास्ते में मेरा डॉग ढूंढना, तो ये मेरे लिए कंसिडरेशन माना जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। और जब मैंने आपको 1000 रुपये देने का प्रॉमिस कर दिया तो फिर मैं बाउंड हूँ कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ये एक एग्जाम्पल है पास्ट कंसिडरेशन का। याद रखिए कि पास्ट कंसिडरेशन में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो मेरी डिज़ायर पे मिल रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरा डॉग ढूंढ के ले आइए, ऐसा नहीं कि आप खुद से चले गए थे, मैंने आपसे कहा था। तो पास्ट कंसिडरेशन में हमेशा जो कंसिडरेशन होता है वो प्रॉमिसर की डिज़ायर पे ही होता है। लेकिन पास्ट कंसिडरेशन के साथ हमें एक और केस पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि होगा पास्ट सर्विसेज वॉलंटरीली रेंडर्ड। जैसे पास्ट कंसिडरेशन में हमने क्या पढ़ा कि मैंने आपसे कहा था कुछ काम करने के लिए, आपने मेरे लिए वो काम कर दिया, फिर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए काम किया तो मैं आपको ये दूंगा। लेकिन अगर आप कोई काम खुद से ही कर दें, मेरे बिना कहीं ही कर दें, और फिर बाद में मैं प्रॉमिस करूँ, तो क्या मैं बाउंड हूँ आपको रुपये देने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा डॉग खो गया था, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के ले आए। जैसे मेरा डॉग खो गया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के ले आइए, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के ले आए। और जब आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के लाए तो मैंने आपसे कहा कि आप मेरे लिए डॉग ढूंढ के लाए इसलिए मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो क्या मैं यहाँ पे बाउंड हूँ 1000 रुपये देने के लिए? जैसे कि पास्ट कंसिडरेशन में मैंने पढ़ा था कि मैं वहाँ पे बाउंड हो जाऊँगा अगर कंसिडरेशन के बाद मैंने कोई आपको प्रॉमिस कर दिया तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट सर्विसेज वॉलंटरी रेंडर्ड है, यानी कि आपने खुद से ही मेरे लिए काम कर दिया, मैंने आपसे नहीं कहा था, और मैं फिर बाद में आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कोई चीज़ देने के लिए, तो क्या मैं बाउंड हूँ उसके लिए? तो सेक्शन अगर 2D के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मैं बाउंड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो कंसिडरेशन होता है वो हमेशा प्रॉमिसर की डिज़ायर पे ही होता है। क्या यहाँ पे मेरी डिज़ायर थी कि आप मेरे लिए कुत्ता ढूंढ के लाए मेरा?
मैंने तो आपसे नहीं कहा था, आपने खुद से ही करा ये वाला काम। तो यहाँ पर मेरी डिज़ायर नहीं थी, इसलिए सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर सेक्शन 25 क्लॉज 2 देखें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कह रखा है कि अगर आप वॉलंटरली कोई काम करते हैं और फिर आपके लिए अगर कोई वॉलंटरली काम करता है और आप उसको प्रॉमिस कर देते हैं उस काम के लिए, तो फिर वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। आप उसको रुपए देने के लिए बाउंड होंगे, भले ही वो कंसिडरेशन भले ही वो आपकी डिज़ायर पे हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आपने उसको प्रॉमिस कर दिया उसके वॉलंटरली एक्ट के लिए, तो फिर आप बाउंड हैं उसको रुपए देने के लिए। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे मेरा रोड पे वॉलेट गिर गया। अब आप मेरे घर पर आते हैं, आप कहते हैं कि तुम्हारा वॉलेट गिर गया था, ये लो तुम्हारा वॉलेट ले लो। तो मैंने आपसे कहा था क्या वॉलेट ढूंढिए मेरा, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए वॉलेट ढूंढ के ले आए। अब क्योंकि आप मेरे लिए वॉलेट ढूंढ के लाए, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए वॉलेट ढूंढ के लाए हैं, इसलिए मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैं खुश होकर आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर आपने काम खुद किया, मेरी इच्छा पे तो नहीं किया। तो सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरी इच्छा पे नहीं रहा, इसलिए कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा आपका पर्स ढूंढना। लेकिन सेक्शन 25 क्लॉज 2 एक एक्सेप्शन होता है, जो कि कहता है भले ही उसने खुद से किया हो और आपने अगर प्रॉमिस कर दिया है, तो फिर आप बाउंड हो उसको रुपए देने के लिए। तो जैसे कि आपने खुद से ढूंढा मेरा पर्स और मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो मैं बाउंड हूँ कि मैं आपको रुपए दूँ, भले ही यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं था। कंसिडरेशन कैसे नहीं था? क्योंकि मेरी डिज़ायर पे तो नहीं हुआ ना काम। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप पर्स ढूंढ के लाइए, लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंसिडरेशन, डेट इज़ प्रेजेंट कंसिडरेशन। पास्ट में हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन पहले मिल गया और प्रॉमिस बाद में करा। प्रेजेंट में क्या होगा कि जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया तुरंत मुझे कंसिडरेशन भी मिल गया। फॉर एग्जांपल कि आप शॉप पर जाते हैं, शॉप पर सपोज़ करिए कोई कन्फेक्शनरी की शॉप पे गए, आपको वहाँ पे चिप्स चाहिए थे, तो आपने रुपए दिए। जैसे ही आपने रुपए दिए आपको चिप्स मिल गए, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि कुछ के बदले कुछ मिल रहा है। तो आपने 10 रुपये दिए, उसके बदले आपको क्या मिला? चिप्स मिले, तो चिप्स आपके लिए कंसिडरेशन हो गए। दुकान वाले के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ कि उसने मुझे चिप्स दिए, तो उसको क्या मिल रहा है? 10 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया आपको 10 रुपये देने का, वैसे ही मुझे तुरंत कंसिडरेशन मिल गया चिप्स का पैकेट। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ था कि पहले कंसिडरेशन हो गया, प्रॉमिस बाद में दिया गया। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि कंसिडरेशन और प्रॉमिस दोनों एक साथ होते हैं। अब तीसरा टाइप है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों फ्यूचर में देने के बाद होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैं आपको अपनी बाइक बेचूंगा 2 लाख रुपए में। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप कहते हैं ठीक है मैं आपकी बाइक ख़रीद लूँगा 2 लाख रुपए में। अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, अभी तो मैं आपको तुरंत बाइक नहीं दे रहा, अभी तो आप मुझे तुरंत 2 लाख रुपए नहीं दे रहे, फ्यूचर में देंगे। तो वो एक फ्यूचर कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा। अब पढ़ते हैं फोर्थ एसेंशियल, डेट इज़ कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मतलब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए मेरे पास एक बहुत अच्छी जीन्स है जो कि 4000 रुपये की है। आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझसे कहते हैं कि यार ये वाली मुझे जीन्स दे दे, और मैं आपसे कहता हूँ ठीक है भाई ले लियो। आप कहते हैं कि यार मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं है, मेरे पास 1000 रुपये हैं, दे देगा? तो मैं आपसे कहता हूँ कि चल ठीक है तू मेरा दोस्त है, ले ले। तो मैं 4000 की जीन्स को आपको 1000 रुपये में बेच देता हूँ। तो मैं इतनी महंगी जीन्स को आपको सिर्फ 1000 रुपये में बेच रहा हूँ। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है? बिल्कुल ये वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लॉ की नज़र में जिसकी कोई वैल्यू हो लॉ की नज़र में, कुछ भी हो। मैं आपको कोई भी सामान कितने में भी बेचूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही मैं 4000 की चीज़ को मैं 4 रुपये में बेच दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ आपको बेच रहा हूँ या फिर कोई भी आपके लिए काम कर रहा हूँ तो वो उतनी ही वैल्यू का हो। मैं वैल्यू को बढ़ा भी सकता हूँ, मैं वैल्यू को घटा भी सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं अपनी बाइक आपको मैं 100 रुपये में बेच दूँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है, लेकिन ये तब तक ही वैलिड है जब तक मेरी फ्री कंसेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मुझको डरा धमका के कह रहे हैं कि अपनी बाइक को 100 रुपये में बेच दे, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी होगा जब मेरी फ्री कंसेंट है।
भले ही मैं आपको बाइक जैसी चीज़, बाइक जैसी महंगी चीज़ मैं आपको 100 रुपये में क्यों ना बेच दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन मे बी इन एडिक्वेट। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनल प्राइस हो सिर्फ उसी में बेचूँ मैं, कम में भी बेच सकता हूँ मैं कोई चीज़, ज़्यादा में भी बेच सकता हूँ कोई चीज़। फिफ्थ एसेंशियल इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। यानी कि जो कंसिडरेशन होता है वो रियल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो ये रियल नहीं है, ये इल्यूजनरी है। तो इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी रियल नहीं है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। सिक्स्थ एसेंशियल, परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी इज़ नो कंसिडरेशन। यानी कि अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट कर रही है और आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर चोरी वगैरह बहुत बढ़ जाती है, तो आप लोग, आपका मतलब आपका एक पूरा ग्रुप पुलिस वाले के पास जाता है, जो आपका वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो पुलिस वाला होता है, इंस्पेक्टर होता है, आप उससे शिकायत करते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होने लग गई है, तो आप इसको थोड़ा कंट्रोल करिए। तो पुलिस वाला वहाँ का कहता है कि ठीक है, मैं कंट्रोल कर दूंगा, तुम मुझे हर महीने या फिर हर हफ्ते 10,000 रुपये दे दिया करो। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि क्राइम को कर्ब करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट उसको रुपए दे रही है, तो वो हमसे रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। उसकी एक लीगल ड्यूटी ऑलरेडी है कि वो क्राइम को कर्ब करे, तो वो हमसे एक्स्ट्रा रुपए नहीं ले सकता। उसका परफॉर्मेंस, उसका क्या परफॉर्मेंस कि वो क्राइम को कर्ब करे, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ हुआ है और गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी पे कर रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने स्वीपर वगैरह को देखा होगा, तो जो बाहर पे रोड पर कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है, आप कहते हैं कि भैया ये वाला साफ़ कर दो, ये वाला एरिया, तो वो कहता है कर तो दूंगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा 20-30 रुपये लूँगा आपसे। तो क्या ऐसा ले सकता है वो? ऐसा भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सरकार उसको ऑलरेडी पे कर रही है, इसलिए वो आपसे एक्स्ट्रा रुपये नहीं ले सकता। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, डेट इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। यानी कि कंसिडरेशन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए एकदम, कि मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो, कि मैं तुम्हारा फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, तुम्हारा फ़ोन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आप कहते हैं कि कितने में बेचना चाहोगे? मैं कहता हूँ कि यही कुछ 10-12 हज़ार में। तो क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा? ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है। मैं आपको क्लियरली नहीं बता रहा हूँ कि 10 में बेचना चाहता हूँ या फिर 12 में बेचना चाहता हूँ। 10-12 हज़ार कोई कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एक मुझे फिक्स अमाउंट तय करना पड़ेगा कि मैं 10 में बेचना चाह रहा हूँ या फिर 12 में बेचना चाह रहा हूँ या फिर कितने में बेचना चाह रहा हूँ। तो 10-12 हज़ार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक हमारा आखिरी इसेंशियल है, फोरबियरेंस टू स्यू इज कंसिडरेशन। फोरबियरेंस का मतलब होता है कि डिले इन सूइंग, यानी कि मैं आपको सू करने में डिले कर रहा हूँ, तो फिर वो फोरबियरेंस का केस माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुझसे कोई लोन लिया, लेकिन जब लोन को चुकाने की बारी आई तो आप वो लोन नहीं चुका पाते, तो मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ कि क्योंकि आप मेरा लोन नहीं चुका रहे हैं, तो फिर मैं आपको सू कर रहा हूँ। आप डर जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे सू मत करो, एक काम करो कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो और 6 महीने बाद मैं तुम्हारा लोन चुका दूँगा, प्लस तुम्हें 2 लाख रुपये भी दूँगा। मैं आपका लोन भी चुका दूँगा प्लस आपको 2 लाख रुपये भी दे दूँगा। तो मैं आपसे कहता हूँ ठीक है, मैं आपको सू नहीं कर रहा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि फोरबियरेंस। तो ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको सू नहीं कर रहा और आप 6 महीने बाद मुझे लोन चुकाएंगे प्लस 2 लाख रुपये देंगे, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरा केस देखें, दूसरा केस क्या? दूसरा केस यानी कि जैसे सपोज़ करिए दो पार्टीज़ हैं, एक आप हैं एक मैं हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ़ झूठा केस कर दूंगा और आपको कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा। आप डर जाते हैं, आप कहते हैं कि यार कोर्ट के चक्कर मतलब गो यार, बदनामी भी होगी मेरी। अच्छा, मैं तुम्हें 30,000 रुपये दे दूंगा, तुम मेरे खिलाफ़ कोई भी झूठा केस फाइल मत करना, तुम मेरे खिलाफ़ कोई भी केस फाइल मत करना। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपके खिलाफ़ कोई भी केस फाइल नहीं करूँगा, आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए। तो क्या ये फोरबियरेंस माना जाएगा?
फोरबियरेंस मैंने क्या बताया था कि डिले इन सुइंग, तो यहाँ पे मैं डिले कर रहा हूँ, तो क्या ये फोरबियरेंस माना जाएगा? ये फोरबियरेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि फोरबियरेंस हमेशा एग्जिस्टिंग क्लेम में ही माना जाएगा। एग्जिस्टिंग क्लेम यानी कि जहाँ पर आपका राइट हो। जैसे पहले वाले में मेरा राइट था सू करने का, पहले वाले में मैं आपको सू इसलिए कर सकता था क्योंकि मैंने आपको लोन दिया था और आप वो लोन चुका नहीं पा रहे थे, तो मेरे पास वहाँ पर राइट था कि क्योंकि आपने मेरा लोन नहीं चुकाया इसलिए मैं आपको सू कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे वाले केस में मेरे पास कोई राइट नहीं है। राइट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपके खिलाफ झूठा केस फाइल करने को कह रहा हूँ, तो मेरे पास कोई राइट नहीं है। तो फोरबियरेंस हमेशा एग्जिस्टिंग क्लेम में ही माना जाएगा। जहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लेम नहीं है, यानी कि जहाँ पर आपका राइट नहीं है सू करने का, वहाँ पर अगर आप टालते हैं, फोरबियरेंस करते हैं सू करने के लिए, तो फिर वो एक फोरबियरेंस नहीं माना जाएगा और वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।